2023 और 24 का विंटर सेशन हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग में होने वाली लास्ट सेशन था, क्योंकि 28 मई 2023 से अब हमारे एमपीस नई पार्लियामेंट से ये काम करेगी और पुरानी बिल्डिंग बस एक हेरिटेज बिल्डिंग की तरह मेंटेन किया जाएगा। अब ये हम इंडियंस के लिए इतना हिस्टोरिकल मोमेंट था, क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे कॉलोनियल हिस्ट्री के परे बनने वाली ये पहली इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है और इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया को काफ़ी प्रशंसा मिल रही है। नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। इस लेवल तक कि चाइना और पाकिस्तान जैसे लिस्ट एक्सपेक्टेड कंट्री ने भी इंडिया को कांग्रेचुलेट कर दिया। बट जहां पर इंडिया इंटरनेशनल नाम कमा रहा है, वहीं पर इंडिया के 18 अपोजिशन पार्टी इस सेरेमनी को बाइकआउट कर रही है। हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम सिर और 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके तहत आज सबसे इम्पोर्टेंट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया गया। लेकिन इसके अलावा भी कई मिनिस्ट्री बिल्डिंग को बिल्ड और रीडेवलप करने का प्लान है, जिसका अपडेटेड ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन ये सब जनता देख पाए उससे पहले ही 3 बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। पहला, 18 अपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन पीएम के बदले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों होना चाहिए। बट स्पीकर ओम बिरला ने इस इनॉग्रेशन के लिए पीएम मोदी को इनवाइट किया, क्योंकि एक पीएम पार्लियामेंट में अहम हिस्सा निभाता है। दूसरा, अपोजिशन पार्टी ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट बिल्डिंग में पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, हमारे पास पहले से पार्लियामेंट बिल्डिंग है। फिर भी ऑल्दो कांग्रेस के एक एमपी ने 2012 में लेटर लिखकर ये कहा था कि इंडिया को एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत है, क्योंकि कंजेस्टेड वर्क प्लेस में काम करके प्रोडक्टिविटी कम होती है। फिर तीसरी कंट्रोवर्सी की बात करें तो वो है यहाँ पर इंस्टॉल सिंगोल यानी कि सेरेमोनियल रॉड, जिसे पीएम ने इनॉग्रेशन के वक्त कैरी किया था। जैसे फॉर एग्जांपल यूके में आज के टाइम स्पेक्टर होता है, परंपरा के हिसाब से किंग टू किंग पास ऑन होता है। कांग्रेस के एक एमपी ये क्लेम कर रही है कि ये सिंबल कोई कल्चरल हेरिटेज नहीं है। गवर्नमेंट ने इस सिंबल को हाइप करके फेक क्लेम किए हैं। तो यहाँ पर गाइस ये सवाल जायज है कि अगर 18 अपोजिशन पार्टी इस न्यू बिल्डिंग को अपोज कर रही है, फिर भी इसे क्यों बनाया गया? तो इसके पीछे रूलिंग पार्टी के कुछ रीजन है। जैसे रीजन नंबर 1, डिटीरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग। तो देखो, बात कुछ ऐसी है ना कि पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो आज डिटीरियोरेटिंग यानी कि उसकी हालत खराब हो गई है। इनफैक्ट काफी कम लोग जानते हैं कि जब पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी थी 1926 में, उस समय ही वो गिरना शुरू हो गई। सो हुआ यूं, 1918 मोंटेगू चैम्प्स फॉर रिफॉर्मर्स के तहत इंडिया में पहली बार 2 हाउस को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो एक न्यू सभा के एडिशन से एक्स्ट्रा 144 मेंबर पार्लियामेंट में ऐड होने वाले थे, पर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में उनको अकोमोडेट करने की कैपेसिटी नहीं थी और तभी इनके सीट अरेंजमेंट के लिए प्रपोजल आया। पहला, कोई समियाना और टेंट में मेंबर्स को सेट करना और दूसरा एक नई बिल्डिंग बनाना। अब ये सेकेंड प्रपोजल सबको बेस्ट लगा और इसको एक्सेप्ट किया गया और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। फिर 1926 में नई बिल्डिंग के बनते ही तुरंत इसके अंदर सेशन शुरू होने लगे। बट इनॉग्रेशन के कुछ ही महीने में इस नई बने बिल्डिंग के रूफ टाइल गिरने लगे और अक्स पर क्रैक पड़ने लगे और आज के तारीख में इतने साल हो गए, हालत बद से बदतर हो चुकी है। रिसेंटली 2023 में ही इस न्यूज के मुताबिक रूम नंबर 35 की जो ऊपर की सीलिंग है वो गिरने लग गई, जो ऑफ कोर्स बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन खड़ी कर दी। ऑल्सो पूरे रूलिंग पार्टी के हिसाब से ये बिल्डिंग बनी थी 1920 में, तो आज का ये 100 साल बाद फायर सेफ्टी नॉर्म्स को कंप्लाई कर पाएगी? और ये भी बिल्डिंग को लेकर एक मेजर इशू था। रीजन नंबर 2, डिलिमिटेशन ऑफ एमपीज। अब ये हेल्थ के प्रॉब्लम के अलावा दूसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम थी वो ये कि समय के साथ एमपी की संख्या भी बढ़ने लग गई और भी एमपीज ऐड होने लग गए। सो बात कुछ ऐसी है ना कि इंडिया में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए एक एमपी होता है और बढ़ते पॉपुलेशन के साथ इन एमपीज का नंबर भी बढ़ाया जाता है। लेकिन 1976 संसद में ये डिसीजन हुआ था कि आने वाले 25 सालों तक कोई भी एमपी पार्लियामेंट में ऐड नहीं होंगे। इन इंक्रीज फ्रीज को साल 2000 में फिर से 25 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, जो सीधे 2020
2026 में इंड होने वाली है। सो सिंपली समझे ना, 1976 में नंबर ऑफ एमपीज पर कैप लगाया गया, जिसके मुताबिक उस समय में पॉपुलेशन के हिसाब से एक एमपी 8.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आज सिचुएशन कुछ ऐसा है कि बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से एक एमपी 16 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब तो इस बार किसी भी हालत में इंडिया में बढ़ती पॉपुलेशन के साथ इंडिया के एमपीज के नंबर को भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एमपी के नंबर को बढ़ने पर लगने वाला फ्रीज 2026 में खत्म होने वाला है। और सीधी सी बात है, इन एडिशनल एमपी को एडिशनल स्पेस तो लगेगा ही, बट एमपी बढ़ाने वाले प्रॉब्लम को अगर हम छोड़ भी दे तो आज हमारे पार्लियामेंट में 400 प्लस मेंबर हैं, लेकिन ओल्ड पार्लियामेंट को 140 मेंबर के हिसाब से बनाया गया था, जिसे विथ टाइम कैपेसिटी के बाहर बढ़ाया गया। आज के तारीख में हालत कुछ ऐसी हो गई है कि अगर ज्वाइंट सेशन भी होल्ड करना हो तो सीटिंग कैपेसिटी के बाहर का है। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाया गया है। एमपीज के बैठने वाले जगह पर 2 सिरे के बाद सीट्स के आगे डेस्क तक नहीं थे, और इस पुराने स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट रिनोवेट भी कितना करती, इसे बने हुए 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। सो बात करते हैं रीजन नंबर 3 की, सेविंग मनी। अब सिर्फ कंजेस्टेड होना ही पार्लियामेंट की प्रॉब्लम नहीं थी, इससे पहले मिनिस्टर्स के ऑफिस काफी स्कैटर्ड भी थी, पर मेजरली मिनिस्टर्स रेंटेड ऑफिस में काम करते थे। अब इस समय जैसे आप इस रिपोर्ट को देख सकते हो, गवर्नमेंट हर साल 1000 करोड़ रुपए खर्च करते थे, लेकिन अब इस नए बने बिल्डिंग से ये इतना ह्यूज अमाउंट हर साल सेव होगा, और एक ही जगह पर सभी लोग समाये होने की वजह से मिनिस्टर्स की ऑफिशिएंसी भी बढ़ेगी। रीजन नंबर 4, पार्लियामेंट रीच एंसेंट इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि न्यू बिल्डिंग का डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है कि सिंबॉलिकली हमारे पुराने कॉलोनियल पास्ट को मिटाएगा और इंडियन कल्चर हेरिटेज का नया दौर लाएगा। ये नया बना हुआ पार्लियामेंट, जिसके लाइफ स्पेन 150 साल होगी, वो अब भारत को अपने आत्मनिर्भर के रास्ते पर चलता दिखेगा। इस नई बिल्डिंग में एंट्री के टोटल 6 गेट हैं, जो कई ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर और स्टैच्यू से डिजाइन किए गए हैं। एंड माइंड यू, हर एक आर्टिफैक्ट एक डीप मीनिंग को होल्ड करता है। जैसे मगर और हंस इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करता है, सारथू और गरुड़ हमारे इंडियन एयरफोर्स को, और वहीं पर अश्व और गज हमारे इंडियन आर्मी को। इसके बाद अंदर इंटर करते ही इंडियन कल्चर हेरिटेज की एक झलक दिखेगी। हमारे नेशनल बर्ड्स पीकॉक को इम्पोर्टेंट देने यहाँ के इंटरनल ग्रिल्स उस फॉर्म में डिजाइन किए गए हैं, और फ्लोरिंग भी पीकॉक ग्रीन कलर से की हुई है। अगर हम यहाँ के सीलिंग को देखते हैं तो हमारे नेशनल फ्लावर लोटस का इन्फ्लुएंस दिखेगा। एंड इंडियन एपिक्स की तो मैं बात क्या करूँ, इसमें समुद्र मंथन के पॉपुलर इंडियन एपिक्स को तक एक मोरल के जरिए स्थल दिया गया है। हर एक चीज प्लान करने के पीछे एक सिंबॉलिक इंपोर्टेंस है। इतने साल से छुपे हुए भारतीय संस्कृति को भी फाइंड आर्ट के जरिए सामने लाया गया है। नए पार्लियामेंट के वॉल्स पे कुछ वैदिक मंत्र भी लिखे गए हैं, जो डेमोक्रेसी को डिस्क्लोज करता है। देखो बात कुछ ऐसी है ना, 13th सेंचुरी में लिखे गए मैग्ना कार्टा को फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन इंडियन कल्चर में माना जाता है 12th सेंचुरी में लॉर्ड बसवेश्वरा द्वारा लिखे गए अनुभव मंडा के श्लोक में डेमोक्रेसी का सबसे पहले मेंशन किया गया था, और इसीलिए इसे नए बने बिल्डिंग के वॉल पर लगाया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने सिंगोल को इंस्टॉल करके एक और कल्चरल मैसेज दिया है। सिंगोल एक स्क्रिप्टर है जो ट्रांसफर ऑफ पावर को डिफाइन करता है, जिसका कॉन्सेप्ट इंडिया में चोला डायनेस्टी से चला आ रहा था, और इसीलिए इसे स्क्रिप्टर के बजाय सिंगोल कहते हैं। लेकिन ये हमारे इतिहास के एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने के बाद भी आज तक प्रयागराज के किसी म्यूजियम में पड़ा हुआ था। इसके पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जो शुरू होता है 1947 से, क्योंकि सिंगोल को इंडिपेंडेंस मिलने के 15 मिनट पहले ही इंडिया को हैंड ओवर किया गया था। दरअसल हुआ यह था कि आखिरी ब्रिटेन वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने होने वाले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पूछा कि उन्हें इन ट्रांसफर ऑफ पावर को हिस्टोरिकल मोमेंट को याद रखने वाली कोई सेरेमनी रखनी है क्या, जिसके बाद नेहरू ने इंडिया के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी उर्फ राजा जी को कंसल्ट किया। फिर राजा जी, जो इंडिया के कल्चरल और कस्टम एडमाइनर थे, उन्होंने चोला डायनेस्टी के वर्जन से इन्फ्लुएंस होकर इस मोमेंट को स्क्रिप्टर या सिंगोल के थ्रू मार्क करने का सुझाव दिया, जिसे नेहरू जी ने एक्सेप्ट भी किए। फिर आई अंतिम घड़ी 14 अगस्त रात 11:45 पर इस सिंगोल को एक पंडित द्वारा माउंटबेटन के हाथ में सौंपा गया। फिर माउंटबेटन ने इस सिंगोल को पंडित के हाथ में सौंपे। पंडित ने इस सिंगोल पर होली वाटर से रिचुअल किए। फिर एक प्रोसेस के जरिए इस सिंगोल को होने वाले प्रधानमंत्री के हाथ में सौंपा गया, एंड थ्रस मेकिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर। अब देखो, ये हुई हमारी कल्चरल हेरिटेज
स्टेज की बात है, लेकिन जिसके लिए ये नए बिल्डिंग को बनाया गया है यानी कि डेमोक्रेसी, उसे भी प्रॉपरली रिप्रेजेंट करवाने के लिए पूरा ध्यान दिया गया है। और इसीलिए डेमोक्रेसी का सही मतलब जानकर इस नए बिल्डिंग में लगने वाले हर एक चीज मेड इन इंडियन है। बट वेट गाइस, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस नए बिल्डिंग को बनाया गया है, क्या वो प्रॉपरली सॉल्व होगा या हो रहा है? वेल मेकर ने इसका भी ख्याल रखा है, यानी पुरानी बिल्डिंग टोटल सिर्फ 790 लोगों को अकोमोडेट कर पाती थी, लेकिन वो बनी थी सिर्फ 150 लोगों के लिए। वहीं पे ये नई बिल्डिंग के अकेले लोकसभा की कैपेसिटी 888 मेंबर्स की है। इनफैक्ट राज्यसभा के करेंट 250 मेंबर्स के लिए 384 सीट्स की कैपेसिटी बनाई गई है, यानी टोटल मिलाकर बिल्डिंग 1224 मेंबर्स को आसानी से अकोमोडेट कर सकती है। और इस वजह से ये साफ साफ पता चलता है कि ये नए बने बिल्डिंग को फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके अंदर की फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, बायोमेट्रिक वोटिंग लगाकर इसे पूरी तरीके से पेपरलेस बनाया गया है। सो अब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की डिटेल स्टोरी जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भारत के लिए मच नीडेड इन्वेस्टमेंट था या फिर ऑपोजिशन पार्टी का सही कहना है? हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट में आप बताओ। लेकिन गाइस, इंडियन गवर्नमेंट ने एक और हिस्टोरिकल मोमेंट दिया है, वह है 2000 रुपए को बैन करके। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि 2000 के नोट क्यों बैन किया गया है, आखिर पूरा रीजन क्या था, बल्कि वो गवर्नमेंट को ही दोष दे रहा है। इसके बारे में मैं पूरा फुल डिटेल वीडियो बना दिया हूँ, जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड गाइस, आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना। एंड द फैक्ट 2.0 को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। एज ऑलवेज गाइस, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।